अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं और मतलब जिस बीमारी पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, उसे आम ज़ुबान में तेज़ाबियत भी कहते हैं, उसे मेडिकल में GERD भी कहते हैं, उसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं। उसमें बहुत बेतहाशा नाम है। ठीक है, और इस बीमारी को समझने से पहले ना आपको मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर जो खाना जाता है, ठीक है, उसे हज़म करने के लिए हमारे जिस्म को तेज़ाब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो जो तेज़ाब होता है, अब जैसे कि आप किसी जगह पे ऐसे रख देंगे कोई चीज़ तेज़ाब, तो वो जला देगा उस चीज़ को। आप गोश्त पे टच करेंगे तेज़ाब, वो जल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपके जिस्म के अंदर भी जो तेज़ाब पैदा होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसे एक ख़ास किस्म के, यूँ समझें कि जिस्म ने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज़ किस्म का एक पाउच बनाया हुआ है, एक बैग बनाया हुआ है, जिसे हम स्टमक कहते हैं या जिसे हम मैदा कहते हैं। जितना भी तेज़ाब होता है पैदा, वो उस मैदे में रहता है। अगर वो तेज़ाब उस मैदे से बाहर निकल जाए तो वो जिस्म को जलाना शुरू कर देता है। ठीक है, आज हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना जाता है हमारे मुंह के अंदर, उसके बाद हमारे हलक के अंदर, उसके बाद खाने की खुराक की नाली होती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं, उस ईसोफेगस के बाद जाता है स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर। ठीक है, अब जो GERD है, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, इसमें होता ये है कि जो ये तेज़ाब है ये किसी वजह से जो है वो खाने की नाली की तरफ यानी कि मैदे से निकल के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ आता है तो वो आसपास का जो एरिया होता है उसे जला देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है, हमें तेज़ाबियत महसूस होती है और इसे ही बुनियादी तौर पे GERD कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो छोटा सा ओवरव्यू है GERD का। ठीक है, बहरहाल वैसे ही हम चलेंगे जैसे हम चलते हैं नॉर्मली, के अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या क्या होती हैं। ठीक है, और इलाज कैसे किया जाता है, आप घर पे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब अलग तमाम चीज़ें और चैप्टर्स जो होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सवालात वगैरह होंगे तो वो भी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई होगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दूँ तो द रीज़न वाई आई हैव क्रिएटेड दीज नोट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मैं इनसे वक्तन फ़वक्तन टैली करता रहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलामात की बात की जाए तो GERD की अलामात क्या होती हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें बुनियादी तौर पे तेज़ाबियत का एहसास होता है या फिर मैदे में जलन हो रही होती है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे जो मसला है, सबसे बड़ी जो कॉमन आपको प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो आती है मरीज़ को कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन का एहसास होता है, तेज़ाबियत होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मरीज़ को बाज़ औक़ात जो है वो सीने में दर्द की शिकायत भी आती है। ठीक है, इसी तरह जब वो खाना खाता है या कोई चीज़ निगलने की कोशिश करता है तो बाज़ औक़ात क्या होता है, उसे निगलने में भी जो है वो तकलीफ़ हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ज़ख़म हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उन अलामात में जो है वो भी शामिल होता है। फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई, अटकी हुई है। इस किस्म के बाज़ औक़ात जो है वो अलामतें आ रही होती हैं। और इसकी GERD की जो सबसे ज़्यादा अलामतों का प्रॉब्लम आती है ना, वो रात को आती है। ठीक है, जब इंसान रात को सोता है तो अमूमन लोगों का जो है ना वो क्रॉनिक कफ़ हो जाती है, उसे खांसी का शिकार रहती है। ठीक है, और खांसी भी खुश्क खांसी होती है। ठीक है, और अगर किसी को दमे की शिकायत है, ठीक है, तो वो बढ़ जाती है। और अगर किसी को दमे की शिकायत नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है उसको अस्थमा या दमा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है GERD के साथ वो ये होता है कि रात के टाइम एकदम से उनके गले में जो है जलन शुरू हो जाती है, तो उनके उम्मन जो है ना जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो अलामतों की बात की जाए तो GERD के अंदर ये तमाम अलामतें आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अलामतें आती हैं, लेकिन जो जनरल अलामतें आती हैं उनका मैंने जिक्र कर दिया है। देखिए, वजूहात आपको मैंने सादा से ज़ुबान में समझाई। ठीक है, देखिए जो स्टमक है, ठीक है, और जो ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, मैं साथ पिक्चर्स भी लगा दूंगा, आपको देख के आइडिया हो जाएगा। उसके दरमियान में ऐसा नहीं है कि तेज़ाब डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, उसके दरमियान में एक वाल्व लगा होता है, यूँ समझें एक किस्म का जो है वो दरवाज़ा होता है, वाल्व होता है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो वाल्व होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लूज़ हो जाता है। जब वो लूज़ होता है तो क्या होता है, वो जो मैदा होता है उससे तेज़ाब ऊपर जाने की सलाहियत पैदा हो जाती है उसमें। जब वो जो तेज़ाब होता है वो खुराक की नाली में जाता है तो उसकी वजह से GERD शुरू हो जाता है, ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन पता है इसी के साथ आपको मैं चलो बात हो ही रही है इस जॉइंट की, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर यही जॉइंट जो लूज़ हुआ है, ठीक है, इसकी लूजनेस की वजह से GERD हो रहा है यानी तेज़ाब ऊपर आ रहा है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद हो जाता है। ये जो वाल्व होता है बहुत स्ट्रॉन्ग से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना मैदे में नहीं पहुँच पा रहा होता, उसकी वजह से एक बीमारी होती है, उसे एक्लेजिया कहते हैं। वो भी मैंने समझाई भी ऊपर आसपास कार्ड में शो कर दूँगा।
दूँगा, वरना आप चैनल पर जाकर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। पर दोबारा चलते हैं गड के ऊपर। तो गड के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो वाल्व है ये लूज़ हो गया। अब वाल्व किन वजूहत से लूज़ हो सकता है? वाल्व जो है वो बाज़ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, उसकी वजह से लूज़ हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग जो है मोटे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को जो है वो प्रेगनेंसी की वजह से उनके पेट के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मैदा तेज़ाब होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग सबसे जो भी चीज़, ठीक है, या तो पेट में प्रेशर बनाए, पेट में दबाव पैदा करे जिसकी वजह से तेज़ाब ऊपर की तरफ उठे, या फिर वो वाल्व लूज़ हो जाए, तो आपको गर्ड हो सकता है। या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो मैदा होता है वो पूरी तरह से खाना अंदर ले भी नहीं पा रहा होता, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से जो खुराक होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है और तेज़ाब भी उसके साथ इसोफेगस की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो गर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से गर्ड हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, वो कौन सी चीज़ें हैं अगर ये मौजूद हों तो जो है वो गर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ फीमेल, जेंडर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो बीमारी है गर्ड की ये फीमेल्स को होती है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है, जिनका वज़न जो है ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ठीक है। दैन वो लोग जो ज़्यादा खाना खाते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। वो लोग वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेगनेंसी होती है उसके चौथे या 5वें महीने के बाद जो उनका पेट का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनके पेट में दबाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो तेज़ाब होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, उसकी वजह से भी गर्ड के सिम्टम्स, अलामात वगैरह आती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जैसे कि स्क्लेरोडर्मा वगैरह, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह, तो वो उसके साथ भी जो है ना इस किस्म की शिकायत आती है, ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुदरती बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हों तो उनकी वजह से भी गर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर गर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा वो लोग जो खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, फिर वो लोग जो तेज़ाबियत वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पे मिर्ची, मसाले, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या वो लोग जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और वो लोग जो कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर भी शिकायत जो है वो गर्ड की पाई जाती है, ठीक है। या फिर बहुत से लोग जो ऐसी दवाइयाँ वगैरह ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ भी जो है वो करवाती हैं, लेकिन सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है ना वो एक है स्मोकिंग और दूसरा मोटापा। ये दो चीज़ें आप कम करें, आपको गर्ड होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, ठीक है, मसाइल क्या आ सकते हैं। देखें, आपको मैं थोड़ा सा जर्नी के साथ लेके चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो तेज़ाब था वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जलन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब तेज़ाब है वो जिस्म को जलाता है, जब वो जिस्म को जलाता है तो वहाँ पे ज़ख़म हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब आप खाना खाएंगे तो वो खाना वहाँ पे हो सकता है आपको दर्द करे। जब आप खाना निगल रहे होंगे तो आपको हो सकता है पेन हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपके मुँह से खून आए, ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़ख़म हुआ है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको काला पखाना आए। ये भी चीज़ इसकी जो है वो मसाइल में, कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है, ठीक है। दैन इसके अलावा बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब बार बार ज़ख़म हो रहा होता है तो उस जगह पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा चोट लग जाए तो वो जगह जल्द सख्त होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी जब इसोफेगस में बार बार चोट लग रही होती है, बार बार बर्निंग हो रही होती है, वो जो खाने का पाइप होता है उसमें स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वेल्व वाली जगह होती है या जो पाइप होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्कारिंग पैदा होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है और वो पाइप छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो खाना खाते हैं तो खाना जो है वो हलक में अटकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो है वो एक ये वजह भी बन जाती है बाज़-औक़ात के, होता क्या है कि बार बार चोट लगने की वजह से, बार बार जो है ना वो तेज़ाब के ऊपर आने की वजह से होता ये है कि बाज़-औक़ात उस जगह पर मेटाप्लेज़िया स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर भी बन जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस कैंसर की तरफ भी ये चीज़ ले जा सकती है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है ना वो काफ़ी हद तक हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए गर्ड में काबू आना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसकी जो तशख़ीस होती है या जो इसका डायग्नोसिस होता है वो मोस्टली क्लिनिकल होता है। वो डॉक्टर, आप जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपनी उसकी हिस्ट्री बताएंगे, आप अलामात वगैरह बताएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो देख के आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो है ना मरीज़ इसका। तो और उसके अलावा जो इसकी डायग्नोसिस है ना वो नॉर्मली क्लिनिकली तौर पर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। लेकिन वो जो टेस्ट होते हैं वो बुनियादी तौर पर गर्ड की तशख़ीस के लिए नहीं,
उसकी वजह से जो होने वाले मसाइल हैं उनको देखने के लिए किए जाते हैं। हो सकता है जो भी आपका डॉक्टर है, आप जिसके पास भी गए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आए, किसी और के पास आए और आप किसी जो GERD की शिकायत आपको काफ़ी अरसे से है, ठीक है, तो हो सकता है वो आपका एंडोस्कोपी कराए। एंडोस्कोपी करके वो देखना चाह रहा होगा कि जो आपका ईसोफेगस है उसमें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, वहाँ पे कहीं जख्म तो नहीं है, वहाँ पे कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा, वहाँ पे कोई स्कार फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह वो हो सकता है कि pH मॉनिटरिंग करवाए। उसमें क्या होता है कि वो तेज़ाबियत चेक कर रहे होते हैं गले के अंदर, एक ख़ास किस्म की डिवाइस होती है वो डाल के कि तेज़ाब जो है वो गले के जो है वो खाना की नाली में तो नहीं आ रहा। फिर इसी तरह बाज़ू का ये होता है कि एक टेस्ट होता है जैसे बेरियम स्वेलर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है बुनियादी तौर पे एक ख़ास किस्म का आपको वो पानी किस्म की चीज़ पिलाई जाएगी जो कि मिल्की दूध की तरह की होती है, लेकिन वो ऐसा लिक्विड होता है जो कि आप एक्सरे में देख सकते हैं। तो ठीक है, तो उसको पानी पिलाने के दौरान आपके दौरान एक्सरे लिए जा रहे होंगे, वो बुनियादी तौर पर ये चेक किया जा रहा होता है कि जो आपकी खुराक की नाली है वो किस किस्म की है, जो वेल्व है वो कैसा है। तो हो सकता है ये टेस्ट भी करवाया जाए, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट वगैरह बहुत कम कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सिर्फ हिस्ट्री से और अलामतें वगैरह देख के ही जो है वो तशख़ीस हो जाती है, इसमें ज़्यादा कोई ख़ास इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर बाज़ औक़ात बहुत से एक जुगाड़ी तरीका भी होता है, ठीक है। फिर बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे पता है आप इंडिया पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक गरीब किस्म की आवाम है यहाँ पे, तो वो टेस्ट वगैरह से थोड़ा दूर भागती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो वो देख रहे हैं यार अलामतें वगैरह सही हैं, ठीक है, सेविंग करके बैठ रहे हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है वो डायरेक्टली इलाज दे देता है आपको GERD का, ठीक है। अब जब GERD का डायरेक्टली इलाज दे देता है तो वो ऑटोमेटिकली जब आपका जो तेज़ाब होता है वो उसको कम करने की दवाइयाँ देता है। जब तेज़ाब कम होता है तो होता क्या है कि जो अलामतें होती हैं वो भी चली जाती हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट ट्रायल किस्म का एक वो यूँ समझेंगे तरीके से भी तशख़ीस की जाती है कि डायरेक्टली आप इलाज दे देते हैं और इलाज देख के देखते हैं कि वो क्या मसला ठीक हुआ या नहीं। तो जो एक जुगाड़ी तरीका होता है बाज़ औक़ात कुछ डॉक्टर इस चीज़ को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो तशख़ीस के बारे में सिर्फ इतना ही। ज़्यादातर इलाज जो होता है वो किया जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, लेकिन क्योंकि हमारी आवाम बेसब्री है, वो इलाज तो चाहती है, वो बीमारी से हल भी चाहती है, लेकिन ख़ुद बदलना नहीं चाहती है। इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। आप खाना कम कर दें, आप रात के टाइम कम खाया करें, ठीक है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आवाम को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, वो चाहते नहीं कि हमें दवाइयाँ लिख के दी जाएँ। तो फिर इसका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बेसिकली इसका आइडियल तरीका है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। वो 1-1.5 हफ़्ता डॉक्टर जो भी होगा वो लिख के देगा आपको, 1-1.5 हफ़्ते तक आप ये चीज़ें करें। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है खाना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ तोड़ के खाएँ, रात के टाइम खाना कम खाएँ, रात को सोते वक्त जो है वो तकिया रखें अपने कंधे के अपने सर के नीचे, ताकि आपका जो सर है वो ऊंचा रहे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, फिर पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ, ये चीज़ें करने से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फिर जो है मिर्ची वगैरह आप कम खाएँ, ये चीज़ें करने से ना ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये ना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने आपको दिया 1 हफ़्ते तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वो ना हुआ, तो फिर जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे पहली चीज़ आती है एंटासिड्स होते हैं। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, नॉर्मली सिरप की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको तेज़ाबियत के बाद आपके अमूमन जो है पेट पे दर्द होना स्टार्ट होना या तेज़ाबियत लगना शुरू होती है तो आप सिरप पी लेते हैं। ये सिरप क्या होते हैं, ये बुनियादी तौर पे एंटासिड्स होते हैं। ये यूँ समझें कि तेज़ाब को हल करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इनकी वजह से डकार आते हैं, ठीक है। जब आप ये एंटासिड्स वगैरह मिंट की फॉर्म में आएंगी, हर्बल फॉर्म में आएंगी, ये बहुत तहाशा बेतहाशा मार्केट से मौजूद हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो है ना डकार के एक साइड से जो है ना साइड इफ़ेक्ट होता है। फिर इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि H2 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा PPIs हैं, PPI सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि राइजक वगैरह, ओमेप्राजोल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इनके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन PPIs वगैरह या कोई भी दवाइयाँ जो है वो एक बार डॉक्टर ने लिख के दे दी GERD के लिए, होता ये कि वो लोग खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके नुकसान आते हैं। अब जो PPI है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ठीक है, ये दवाई ऐसी है जो कि अलामतें तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। इसका सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर कर देती हैं, ठीक है। और वो ख़वातीन जो कि 40 से प्लस होती हैं उनका अमूमन तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, और जब वो ये दवाई लेती हैं तो शुरू करती हैं वो बंद ही नहीं करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं पहले से कमज़ोर हो रही होती हैं, जब PPI लेती हैं तो मज़ीद कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ टूटने की शिकायत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से हो रही होती हैं। तो और नॉर्मली क्या होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाते हैं, अगर उससे ना हो तो मेडिकेशन दवाइयों से ठीक किया जाता है। लेकिन अगर तब भी ठीक ना हो, ठीक है, तो फिर इन्हें बाज़ औक़ात कुछ ख़ास किस्म की सर्जरीज़ होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो करके भी जो है ना इस GERD की अलामतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये पूरा जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है GERD का।
रेमेडीज़ की बात की जाए या वो चीज़ें जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, फिर सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट छोड़ दें। दूसरी चीज़, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो प्लीज़ आप अल्कोहल छोड़ दें। ये 2 चीज़ें आप छोड़ेंगे, आपका ऑटोमेटिकली गट के सिम्टम्स कम होना शुरू होते हैं। फिर आप तेज़ाबीज़ वाली चीज़ें कम से कम खाएँ। आप कोशिश करें दूध पिएँ रात को सोने से पहले, ठीक है। आप कोशिश करें कि मिर्ची वाली चीज़ें कम से कम खाएँ, आप तेली हुई चीज़ें कम से कम खाएँ, ठीक है। आप कॉफ़ी, कैफ़ीन वगैरह ये कम से कम रात के टाइम लेने की कोशिश करें, ठीक है। सुबह के टाइम ले लें, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रात के टाइम कोशिश करें कि ना लें, ठीक है। फिर खाने के बाद फ़ौरन लेटे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, लोग खाते ही लेट जाते हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब सोएं तो वो आप अपना जो कंधा सरिया वगैरह वो थोड़ा अपना जिस्म से ऊपर रखें और तकिए वगैरह रख के सोने की कोशिश करें, ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो कि जिम करते हैं, ठीक है, जिम करते हैं, वो मैंने आपने देखा होगा ख़ास किस्म के बेल्ट पहनते हैं ताकि उनके पेट पे प्रेशर रहे, ठीक है। अब वो जो एब्डोमिनल प्रेशर वाला बेल्ट होता है ना, वो बाज़ औक़ात क्या होता है, वो ख़वातीन भी करती हैं और मर्द भी करते हैं। मर्द तो जनरली जिम्स में करते हैं, ख़वातीन वेट रिडक्शन के लिए जो है ना वो ख़ास किस्म के सोना बेल्ट के नाम से चूना लगता है उन्हें, तो वो जी बेल्ट हैं, गर्माइश की वजह से आपकी चर्बी पिघलाएंगे, वो पहन लेती हैं। उसकी वजह से होता है कि उनके पेट पे प्रेशर बनता रहता है। जो उनका पेट का प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो उनका जो तेज़ाब होता है वो ऊपर की तरफ पुश करता है। जब तेज़ाब ऊपर जाता है तो उसकी वजह से गट की शिकायत शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो बेल्ट वगैरह भी जो है ना वो भी बड़े नुकसानदेह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है ना आप गट से बच सकते हैं, ठीक है। ये आप होम रेमेडीज़ इख्तियार कर सकते हैं। व्हेन टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है? देखें, सबसे बड़ा आपको मैंने जैसे कि बताया कि इसमें जो अलामात का आपको एहसास हो रहा हो, ठीक है, आपकी जो तज़ाबियत है या जो आपकी जो अलामात हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएँ, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अलामात ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ या फिर नॉर्मली आप बर्दाश्त कर पा रहे थे लेकिन अब वो ठीक नहीं हो पा रहा है, सही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड चीज़ जो है ना वो इसमें गर्ड के साथ इशू ये आता है और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि गर्ड के अंदर जो अलामतें आती हैं वो होता है कि सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब सीने में दर्द हार्ट अटैक में भी होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको जो है वो सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, और साथ में जलन भी हो रही है, ठीक है, और वो दर्द ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी जगह पर रहे, आपके मैदे के पास रहे, और दर्द जो है वो कंधे की तरफ फैल रहा है या जिस्म के पीछे की तरफ फैल रहा है, तो समझ जाएंगे ख़तरनाक चीज़ है, फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। दैन इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो सांस वगैरह आपका फूलना अगर स्टार्ट हो जाए, आपको जो है सीने में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ आपको सांस फूल रहा है, तो भी आपको जो है वो दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो गर्ड होता है इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि तेज़ाब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ख़ुराक की नाली के अंदर अमूमन ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर्स बन जाते हैं, इसोफेजियल अल्सर्स बन जाते हैं या बाज़ वक़्त कैंसर की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो खून की उल्टी हो रही है, ठीक है, या फिर आपका जो पखाना है वो काले कलर का हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अचानक से वज़न गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आपके कपड़े जो नॉर्मल सही थे वो अब लूज़ होना स्टार्ट हो गए, ये तमाम चीज़ें अगर आपको मिलें तो भी आपको डॉक्टर को जाकर जो है वो दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अगर इनमें से कुछ भी आपको हो रहा हो तो आपको फ़ौरन जो है मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट के लिए आपने देखा भाई अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो आपको अपॉइंटमेंट से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप टाइम कम होता है, चीज़ें लिख के लेके जाया करें। आपने क्या क्या लिख के लेके जाना है? आपने लिखना चाहिए अलामतें कब स्टार्ट हुई, ठीक है, अलामतें कितनी होती हैं, दिन में कितनी बार आती है, अलामत जो जलन है वो किस तरीके से शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा जलन के अलावा मेरे जिस्म में कहीं दर्द तो नहीं होता, अगर दर्द होता है तो किस तरफ जाता है, ठीक है, और क्या चीज़ें, क्या ख़ुराकें मैं खाती हूँ जिसकी वजह से जो है ना अलामतें मज़ीद बढ़ जाती हैं, या क्या चीज़ें मैं करता हूँ जिसकी वजह से अलामतें ये जो शिकायत है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पूरी लिख के लेके जाएँ, वो ख़ुराक, ठीक है, वो आप अगर ये अलामत अगर आप हो रही है तो आप घर पे कौन सा ट्रेलिटोड का इस्तेमाल करते हैं, आप सप्लीमेंट्स वगैरह कौन से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आप अगर लिख के लेके जाएंगे, आपके ज़हन में कोई सवालात हैं जो आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, ये भी आप लिख के लेके जाएँ तो बेटर रहता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के लिए ये चीज़ें आप पहले से रेडी करके लेके जाएँ, और इसके अलावा अगर आपने पहले कभी टेस्ट करवाए हैं या आपने कोई दवाइयाँ वगैरह पहले खा रहे थे तो वो भी साथ लेके जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं जब आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक गर्ड के ऊपर इतना ही, दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।